हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 हमने आपको प्रोवाइड किया था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो भी यहां पर देखेंगे, साथ में उनका प्रयोग किस तरीके से हुआ वो सारा चीज चर्चा करेंगे। बाकी जो क्रम से देखना चाहते हैं वो आप प्लेलिस्ट जाकर के देखें, चैप्टर नंबर 1 से आपको क्लास मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवधारणा जो वो फैराडे के मन में कैसे आया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सन 1820 में, कब 1820 में ऑरेस्टेड साहब ने क्या बताया कि भाई यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए। ऑरेस्टेड साहब ने बताया कि एक हमारे पास चालक तार है, क्या है, चालक तार है, और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या, विद्युत धारा। तब उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। कहने का तात्पर्य कि भाई किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस पर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह किसने बता दिया था, 1820 में ऑरेस्टेड ने। अब हमारे जो फैराडे साहब हैं, इनके मन में शैतानी उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा कि जब धारा से, किससे, धारा से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो सकता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, क्या हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका अपोजिट क्यों नहीं हो सकता, बताओ जरा। इसका अपोजिट उन्होंने सोचा कि भाई ऑरेस्टेड ने बता दिया कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र, यानी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये उनके मन में अवधारणा आ गई। अब उन्होंने सोचा चलो इसको हम प्रयोग करते हैं, और कई वर्षों तक लगातार, माना जा रहा कि कई वर्षों तक उन्होंने प्रयास किया लगातार, ठीक है। लेकिन वो अब सोचे कि अब नहीं हो पाएगा भाई, धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा अब मुझे काम नहीं करना है, और भैया चुंबक और कुंडली को फेंक दिया। चुंबक और कुंडली को फेंक दिया तो चुंबक जाकर के कुंडली के बीच में गिरा, तो अचानक जो धारामापी लगा था उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। अच्छा, धारामापी कैसे, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक चालक तार लिया, क्या लिया, जैसे चालक तार है, कुंडली ही ले लिया, ठीक है, कुंडली ले लिया। चलो भाई, कुंडली कैसे बना सकते हैं, ऐसे कुंडली बना सकते हैं, है ना सर। कुंडली बनाने का तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा बनाओ, ये हो गया, ये कुंडली है, ठीक है। ये भी सही नहीं दिख रहा है, चलो कुंडली ऐसा बनाओ, ऐसा कुंडली है, मतलब फेरों की संख्या। अब इस कुंडली के साथ उन्होंने एक क्या लगा दिया, धारामापी लगा दिया, एक धारामापी जोड़ दिया, और वर्षों तक प्रयास किए चुंबक को इधर उधर उसके पास ले जाकर इधर उधर, लेकिन अपने प्रयोग में असफल रहे। और अंत समय में उन्होंने क्या करा, चुंबक और कुंडली को फेंक दिया कि भैया अब हम प्रयास में असफल है, नहीं है ना ये खोज कर सकते, और चुंबक के साथ साथ कुंडली को भी फेंक दिया। तभी देखा अचानक धारामापी में विक्षेप आया। बोले अरे ये कैसे हो गया, हम तो प्रयास करते करते थक गए और अचानक इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, मतलब कुछ मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हुई है। और फिर 1831 में उन्होंने पुष्टि कर दिया कि भाई जिस तरीके से विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकता है। समझ में आया कुछ, कि भाई ऑरेस्टेड साहब ने बताया था कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। इसके अपोजिट में फैराडे साहब ने यह खोज कर दी कि भाई जिस तरीके से धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकता है। फिर उन्होंने अपना प्रयोग बढ़िया से विस्तृत आगे बढ़ाया, ठीक है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप लोग चिंता ना करो, बहुत सरल है भाई।
आप थोड़ा अध्ययन करो, समझो, बाकी लिखने का टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, एक कुंडली ले थी, क्या ली भैया, कुंडली, एक क्या ले ली थी, कुंडली, एक कुंडली ले ली थी उन्होंने, ठीक है। एक कुंडली, सर ये कुंडली गड़बड़ नजर आ रहा है, देखो ना, कुंडली बनाने में भी दिक्कत होता है, कुंडली बनाने में, अच्छा कुंडली बने ना। देखो भाई, आप पहले एक काम ऐसा करो, ठीक, दूसरा आप ऐसा करो, ओह, ये आप लोग यहां से निकालो और यहां से प्रवेश करा दो, ये लो, अब बढ़िया बना। एक यहां से करो आप, ये लो, ये कुंडली बन गया, ठीक है। अब इस कुंडली में क्या करा था भाई, इस कुंडली में उन्होंने क्या जोड़ दिया, एक धारा मापी जोड़ा, तब ना पता चलेगा कि विक्षेप हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसका प्रयोग उन्होंने बहुत बार किया, लेकिन असफल रहे, और अंत में चुंबक और कुंडली को फेंक दिए, और तभी देखा कि चुंबक जाकर के कुंडली के बीच में गिरा, और अचानक धारामापी में क्या हुआ, विक्षेप हुआ, और पुष्टि कर दी, ठीक है। देखो जरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, या तो चुंबक को पास ले जाओ, या तो आप उस कुंडली को पास ले जाओ, दूर ले जाओ, आपेक्षिक गति होना चाहिए, तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लग जाती है। इस धारा को ही प्रेरित धारा कहते हैं, और जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यह परिघटना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होने की जो परिघटना है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे ने अपने प्रयोग में, है ना, बताया कि भाई कि जैसे ही हम मान लीजिए कुंडली को चुंबक के पास ले जाते हैं या चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपेक्षिक गति कहलाएगा, एक की अपेक्षा दूसरे की गति होगी तो आपेक्षिक गति होगी। इसके कारण जो आपका कुंडली है उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, क्योंकि चुंबकत्व के कारण यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें प्रेरित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और जिसके कारण उत्पन्न हो, जिस विद्युत वाहक बल के कारण, उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। और यही परिघटना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। अच्छा, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या समझाया, देखिए बढ़िया बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। कि जैसे उन्होंने एक कुंडली ले ली बच्चों, एक कुंडली, चलो भाई एक कुंडली हम पहले बना लेते हैं, कुंडली ही बनाने में दिक्कत जाता है, ठीक, ये ले लो, ठीक है। फेरों की संख्या हमारे पास मान लीजिए इसमें, ठीक है। सर सही नहीं दिख रहा है, ये कुंडली है। अब इस कुंडली में एक धारा मापी लगाते हैं, ठीक है सर, ये कुंडली में धारा मापी लग गया। अब यहां पर एक छड़ चुंबक लाते हैं, ये आपका N हो गया, ये आपका S हो गया, ठीक है, बाद में कर लेंगे। चलो इसको थोड़ा सा बच्चा लोग इसको ऐसे करते हैं, देखो चित्र बनाना जरूरी है और एक चित्र से बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो, इसलिए भाई थोड़ा सा मैं, ओ माय गॉड, ठीक है, और भी जरूरत पड़ेगा तो, ठीक, चलो भाई
देखो सब में पहले मान लीजिए यहां पे एस है बच्चों, और यहां पे एस, एन और एस छड़ चुंबक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपका धारा मापी गैल्वेनोमीटर, क्या है गैल्वेनोमीटर, यहां पे गैल्वेनोमीटर, हर जगह गैल्वेनोमीटर, उसकी दिशा को अभी हम है ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी आपको यहां पे समझना है। फैराडे साहब ने ये बताया कि चुंबक या कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा कुंडली में, ठीक है। अब देखो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि जब छड़ चुंबक को कुंडली के पास में लाया, क्या करा, छड़ चुंबक को कुंडली के पास में लाया तो देखा कि कहीं ना कहीं इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब जब कुंडली के पास लाता है तो होता क्या है, प्यारे बच्चों समझना, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, सही है सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती और लगातार इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदलाव होता है, लगातार चुंबकीय, क्योंकि जितना पास आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतनी ही तेजी से इसमें बच्चों है ना प्रवाहित होंगी, चुंबकीय फ्लक्स लगातार बढ़ता जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, आप लोगों को पढ़ाया था ना, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो जैसे जैसे इस चुंबक को हम पास मिलाते हैं तो इस कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ती है, जिसके कारण बच्चों इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, धारा का मान भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती होगी, ठीक है। अब वहीं पे जब इसका डायरेक्शन हम बदल देते हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई जब हम इस कुंडली को चुंबक से दूर ले जाते हैं, है ना, या चुंबक को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं, जैसे चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं, तो विक्षेप तो होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। जो विक्षेप इस डायरेक्शन में था तो विक्षेप का डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहां पर ध्यान देना, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार बदलाव, दूर जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। वहीं पे यदि उसको स्थिर कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए तो फिर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, विक्षेप शून्य हो जाता है, विक्षेप शून्य, यानी इसमें किसी प्रकार से कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी, कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। समझ में आया। फैराडे का प्रयोग क्या था कि जैसे ही चुंबक को हम कुंडली के पास ले जाते हैं तो जो धारा मापी लगा है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबक क्या करता है, गति करता है, गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार बदलाव आती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलने से चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलता है, ठीक। इसमें एक धारा भी उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। वहीं पे जब छड़ चुंबक को दूर ले जाते हैं, छड़ चुंबक को दूर ले जाते हैं तो फिर से इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है लेकिन डायरेक्शन बदल जाता है। और यदि मान लीजिए स्थिर कर दिए, ये आपका एन है, ये आपका एस है, तो इसमें किसी प्रकार से कोई धारा नहीं बहेगी, विक्षेप भी नहीं होगा। अच्छा, इसके अपोजिट यदि हम चुंबक का ध्रुव बदल दें तो क्या धारा बहेगी, बिल्कुल बहेगी। ऐसा नहीं है कि एस ध्रुव को लाओगे तो नहीं होगा, भाई एस ध्रुव में क्या है, भाई इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर थी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां होगी, अंदर की ओर होगी। कहां होगी बच्चा, अंदर की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर होगा। तो जो आपका विक्षेप था वो विक्षेप का डायरेक्शन बदल जाएगा, बाकी कुंडली और चुंबक के बीच गति तो हो रही है। और फिर जब हम इसको पास ला रहे हैं तो ऐसा कंडीशन है, फिर दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय आपका ऐसे इधर एन है तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संख्या तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अंदर की ओर प्रवेश करिए तो डायरेक्शन फिर से इसमें बदल जाएगा। समझ में आ गया, ये उनका प्रयोग था, मेन प्रयोग यही था। देखिएगा एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहां पर मैं लिखने के लिए बोलूंगा, जरा देखिएगा। चलो, एक तांबे के विद्युत तार की एक कुंडली जिसके सिरों के बीच एक धारा मापी जुड़ा है, एक छड़ चुंबक और इस कुंडली के बीच जब हम आपेक्षिक गति कराते हैं तो उन्होंने प्रयोग में क्या बताया, पहला बताया कि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने से धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप होता है। जैसे ही एन ध्रुव को पास लाते तो विक्षेप होता है, ठीक है सर। वहीं पे चुंबक को यदि रोक दें तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। शायद आप लोगों को देखो जरा, यदि चुंबक को स्थिर कर दिया तो इसमें से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं जाएंगी, खत्म, स्थिर हो जाएगा, मतलब बदलाव नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो हो सकता है
लेकिन इसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। इसी से तो उन्होंने अध्ययन किया कि भाई यदि चुंबक को स्थिर कर दिए तो धारा नहीं बह रही है। इसका मतलब कनेक्शन किससे है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव से है। अब जब चुंबक इधर उधर नहीं जा रहा है तो इसमें बदलाव नहीं हो रहा है ना भाई। चुंबक गया पास में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर चुंबक वापस आ गया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। तो यदि स्थिर कर दिया जाए तो रेखाओं में यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव नहीं होगी, वो स्थिर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव नहीं होगी तो धारा नहीं बहेगी। समझ में आया? चुंबक के अंध ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने से पुनः विक्षेप होता है, यानी हम चुंबक को दूर ले जाएंगे कुंडली से तो फिर से उसमें विक्षेप होता है और दिशा क्या है? बदल जाती है। इसी तरीके से यदि हम एच ध्रुव को कुंडली के पास लाएं और दूर ले जाएं तो भी उसमें विक्षेप होता है, लेकिन केवल और केवल इसमें स्पष्ट है कि एन को पास लाने से जिस दिशा में विक्षेप होता है तो जब एस को लाएंगे तो थोड़ा सा दिशा बदल जाएगा, क्योंकि एन और एस दोनों ध्रुव ही अलग है भाई, तो डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, है ना। चलिए, चुंबक को धीरे धीरे चलाने पर विक्षेप का मान कम होता है और तेजी से चलाने से विक्षेप अधिक होता है। क्यों? धीरे धीरे जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव धीरे धीरे होगी। तेजी से आएगा, अचानक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, है ना, और विद्युत धारा तेजी से बढ़ेगी, इसलिए विक्षेप ज्यादा होगा। और धीरे धीरे आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में धीरे धीरे बदलाव होगी, चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे बदलेगा, है ना, इस कारण से धारा भी कम बहेगी, विक्षेप कम होगा। और तेजी से आया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में तेजी से परिवर्तन, तेजी से विद्युत वाहक बल, है ना, उत्पन्न हुआ और प्रेरित धारा ज्यादा हुआ तो विक्षेप तेजी से होता है। ठीक, चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाने पर भी धारा मापे में विक्षेप होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल चुंबक गति करेगा तभी विक्षेप होगा। चुंबक को स्थिर कर दो, कुंडली को लो, कुंडली को ले जाओ, कुंडली को लो, कुंडली को ले जाओ, तो भी इसमें विक्षेप होता रहेगा। ठीक है बच्चा, चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होने पर धारा मापी में विक्षेप होता है ना। मतलब चुंबक और कुंडली में से कोई भी गति करेगा धारा बहेगा। यदि चुंबक कमजोर है तो विक्षेप कम होगा, किंतु चुंबक शक्तिशाली तो विक्षेप अधिक होगा। ये तो सबको पता है कि पावरफुल व्यक्ति ज्यादा चमकदार होता है ना, और जो कमजोर व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा कम चमकदार होता है। अब इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई कुछ ना कुछ इससे फैक्ट तो होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम चुंबक को लाते हैं या दूर ले जाते हैं, कब तेजी से विक्षेप होता है, कब धीरे गति से विक्षेप होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक किस पर डिपेंड करता होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या से चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता होगा, फलस्वरूप उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता होगा। उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष देखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह तभी संभव है जबकि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो, यानी जो विक्षेप उत्पन्न हुआ उसके पीछे कारण कोई ना कोई धारा है, और धारा कहीं ना कहीं विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न हुई है, और वो विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव के कारण हुआ है। और यह तभी संभव हो सकता है, चुंबकीय फ्लक्स में तभी बदलाव होगा, है ना, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में तभी बदलाव होगी जब हम आपेक्षिक गति कराएंगे। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया? ठीक है, जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। ठीक है, लगातार जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाएंगे या कुंडली को चुंबक के पास ले जाएंगे तो लगातार चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगी। चुंबकीय फ्लक्स है क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली टोटल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या चुंबकीय फ्लक्स है। यदि कुंडली या चुंबक को हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो कहीं ना कहीं चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा, वृद्धि होगी बच्चों। ठीक है, जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, यह भी हमने बताया आपको। ठीक है, इन स्थितियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लग जाती है। यही चीज तो हमने बताया कि चुंबक कुंडली को पास मिलाएंगे, कुंडली में लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आएगी, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिस कारण से धारा बहेगी। जब चुंबक और कुंडली में कोई आपेक्षिक गति नहीं होती है, अर्थात दोनों स्थिर होते हैं, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझा चुका मैंने। अतः कुंडली में से कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, धारा नहीं बहेगी। ये तो क्लियर है सारा चीज। हाँ बच्चा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले ले भाई। यदि किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहता, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ भाई, पहले परिभाषा इसको आप लोगों को लिखना है,
फिर ये आपका डायग्राम है, यदि चाहिए तो डायग्राम बना लेना, व्याख्या। चलो पहला पेज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, व्याख्या क्या कर दी भैया। व्याख्या कहना मतलब यही है कि जब हम कुंडली और चुंबक को एक दूसरे के पास लाते हैं या चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो लगातार यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, धारा बहती है। लेकिन वहीं पे यदि हम स्थिर कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव नहीं होती, चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदलता, इस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता, ना तो धारा बहती। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम में कोई व्याख्या नहीं है, बस इतना ही है कि भाई चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही उत्पन्न होगा। ये आप लोगों ने निष्कर्ष में पढ़ लिया कि फैराडे ने पहले नियम में बता दिया कि भाई ये जो आपको प्रेरित धारा दिख रही है ना, वो किसके कारण है, वो विद्युत वाहक बल के कारण। ये विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत धारा का अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगी और उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बाबू? कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बताया कि फैराडे का प्रथम नियम तो यूं आसानी से 1 मिनट का ही है, सारा चीज कहानी समझ गए ना। अब फैराडे का प्रथम नियम है तो आप बता दोगे, बहुत आसान। देखो जरा, जब कभी किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी, चुंबकीय फ्लक्स बदलाव आएगा, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, और चुंबकीय फ्लक्स खत्म, बदलाव खत्म, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदल जाता है। क्लियर? कुल मिलाकर के जो विद्युत वाहक बल है बच्चों, वो किसके समानुपाती होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। क्लियर? दूसरा यही चीज है। देखो भाई, पहला नियम क्या है, पहला नियम कितना आसान है भाई। पहला नियम ये बताया कि भाई यदि मान लीजिए कोई आपका क्या है, परिपथ है या कुंडली है, ठीक है, परिपथ है या कुंडली है, उस कुंडली में हमने कहा कि एक धारा मापी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? धारा मापी। अब इस धारा मापी के समीप हम क्या लाते हैं बच्चों, एक क्षण चुंबक ला रहे हैं, ये N है और S है। इसको पास लाने से होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार ये परिवर्तन होता है। पास ला रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बढ़ने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, φb में बदलाव आता है, और इसी बदलाव के बच्चों कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहेगा, जब तक कि ये फ्लक्स बदलेगा। यदि ये फ्लक्स नहीं बदला तो किसी प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ये पहले आप लोगों ने निष्कर्ष में पढ़ लिया कि इस क्षण चुंबक को स्थिर कर दें हम, इसको गति नहीं कराएंगे, तो भाई प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व नहीं रहेगा, स्थिर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव नहीं आएगी, चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदलेगा, तो स्थिर रहेगा बच्चों। क्लियर? चलिए ये आप लोग पहला लिख लेना। चलिए दूसरा देखते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये गणितीय व्याख्या। पहला तो आप लोगों ने समझा कि विद्युत वाहक, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहेगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और दूसरा में उन्होंने ये बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स पर। चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय फ्लक्स पर, है ना। माना किसी परिपथ, माना किसी क्षण, माना सर थोड़ा और इसको, माना किसी क्षण, माना किसी क्षण, माना किसी क्षण किसी परिपथ, किसी परिपथ का विद्युत वाहक नहीं भाई, विद्युत वाहक बल नहीं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। टी समय पश्चात, टी समय पश्चात टी समय पश्चात परिपथ का, परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स
phi2 हो जाता है यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो फैराडे के नियमानुसार फैराडे का नियमानुसार क्या कहता है कि जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब है ना phi2 माइनस phi1, पहले phi1 था बाद में phi2, तो कितना बदला हुआ, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक, जब समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। जहां के क्या है बच्चों, एक आनुपातिक नियतांक है, एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान एसआई पद्धति में 1 होता है, जिसका एसआई पद्धति में मान 1 होता है। 1 होता है, कितना होता है बच्चा, 1 होता है, जिसका मान एसआई पद्धति में 1 होता है। ठीक है भाई, क्लियर, इसमें कुछ है नहीं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ये दूसरा नियम है। ठीक है, कि किसी क्षण किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स phi1 है, t समय बाद phi2 हो जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर समानुपाती होगा बच्चों, है ना। चलिए, इतना क्लियर। आप लोगों को सीधा डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, आप लोगों के एक आध लाइन और लिखना होगा तो लिख लेना, मैं डायरेक्ट नियमानुसार सीधा कर दिया आप। ये जहां अच्छा, ये चीज आप लोग सोचोगे कि सर ये क्या क्या लिख दिए, कहां से आ गया, कि चूंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर एनसीईआरटी में तो इससे भी 60 में रहता है। चुंबकीय फ्लक्स एनसीईआरटी में तो इतना 60 रहता है, इससे भी 60 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर phi2 माइनस phi1 अपॉन टी, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। चलो आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए ठीक है, अच्छा, ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है, ऋण चिन्ह, यहां पर ऋण चिन्ह भी है सर। ऋण चिन्ह क्या बताता है, ऋण चिन्ह क्या बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है ना। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, आगे लिखते हैं भाई, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को दर का विरोध करता है।
ठीक, क्लियर। चलिए, यदि परिपथ में डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो कितना हो जाएगा सर? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो E बराबर हो जाएगा माइनस के डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। और K का मान आपको पता है, K का मान ऐसा ही पद्धति में कितना होता है? 1 होता है ना। K का मान चूंकि 1 होता है तो आप लोग चूंकि K बराबर ऐसा ही पद्धति में कितना आपने कहा? 1 होता है, इसलिए बच्चों आप लोग माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक, ओके सर, ओके, ठीक। अब आप लोगों को 11th क्लास में फिजिक्स में हमने पढ़ाया था, शायद जो हमसे पढ़े होंगे, कि तात्क्षणिक समय किसे बोलेंगे? किसी विशेष क्षण अल्प समय के लिए, ठीक है, जब बात की जाती है तो उस वेग को तात्क्षणिक वेग, उस चाल को तात्क्षणिक चाल, उस त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण। ऐसे ही बच्चों तात्क्षणिक मतलब अत्यंत अल्प समय के लिए बात की जाती है कि यदि समय अंतराल अत्यंत अल्प हो, यदि समय अंतराल अत्यंत अल्प हो, बहुत कम हो, है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बहुत कम हो। क्या हो बच्चों? बहुत कम हो। तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लिख देते हैं डी फाई अपान डी टी से। और ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, यहां नहीं पढ़े हो, 11th क्लास में पढ़े हो भाई, 11th क्लास में पढ़े हो। और यही आपके फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम प्रूफ हो गया। यहीं तक आपको करना है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, आज का क्लास खत्म होने वाला है। हाँ भाई, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ओहो, भाग रहा है भाई। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। और किसी बच्चों को यदि नोट्स चाहिए शिव सर से, तो कितना चार्ज लगता है सर? मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। बढ़िया नोट्स आपको ऑल चैप्टर के दिए जाते हैं, ठीक है। क्लास को एंड करें, काफी है यार, इतना समझ लिए बहुत है, ज्यादा डीप में जाने की क्या जरूरत है? बोर्ड एग्जाम के लिए हम पढ़ाते हैं, हम नीट लेवल का नहीं पढ़ाते, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है। प्यार भरा नमस्कार भैया, जय हिंद, वंदे मातरम।